तो आज का टॉपिक है आपका छंद। और इसी टॉपिक को हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि छंद क्या है। यहीं से अपन बात करते हैं। आपका प्रश्न है कि छंद क्या है और कैसे बना है, कैसे क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए, छंद जो है ये अपनी संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अपना संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन? अपना छंद। ठीक है। और संस्कृत भाषा की एक धातु है जिसका नाम है छद। छद धातु है। और छद कह लीजिए या फिर इसे आप कह लीजिए छिदी। छिदी शब्द हो जाएगा आपका। तो इस धातु से छंद शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। और ये जो छद धातु है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना। आच्छादित करना या फिर आच्छादित करना कह लें, या आह्लादित करना। आह्ला आह्लादित करना। अब इनका अर्थ समझ लीजिए। आच्छादित करने का अर्थ क्या होता है? आच्छादित अर्थ करने का अर्थ होता है ढकना। क्या होता है? ढकना। और आह्लादित करने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। क्या होता है इसका अर्थ? प्रसन्न करना। तो ध्यान दीजिए, छंद जो है, पूछा जाए छंद शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। और ये किससे बना हुआ है? ये आपकी छद धातु से बना हुआ है। और छद धातु जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना या आह्लादित करना। आच्छादित मतलब ढकना और आह्लादित करना मतलब होता है प्रसन्न करना। अब आप लोग देखिए, आगे समझते हैं। भाई, ये दोनों अर्थ क्यों ग्रहण किए जा रहे हैं? ढकना और प्रसन्न करना, इस शब्द के अर्थ ग्रहण क्यों किए जा रहे हैं, उसका एक विशेष कारण है। विशेष कारण क्या है? देखिए कि अपने जो वेद हैं, हमारे जो वेद हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेदों से हम लेके चलेंगे। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं, उन सभी विधाओं का मूल वेद कहलाती है। हमारे यहाँ जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का जो मूल है वो कौन है? अपना वेद है। और वेद के जो अंग होते हैं, याद रखना, वेद के जो अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इन 6 अंगों में से एक अंग का नाम है छंद। एक अंग का नाम क्या है? छंद है। तो ये आपको यही समझ में आ गया होगा कि छंद का महत्व कितना अधिक है कि नहीं? कितना अधिक है। अब देखिए, ये जो छंद है, मतलब ध्यान दीजिए, ये जो छंद है, इस छंद की सर्वप्रथम हमें जो चर्चा मिलती है, सर्वप्रथम जो इसकी चर्चा मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है? तो इसकी चर्चा हमें मिलती है कहाँ पर? ऋग्वेद में। कहाँ मिलती है भैया? ऋग्वेद में इसकी हमें सबसे पहले चर्चा मिलती है। अब ऋग्वेद में की गई है, तो ऋग्वेद में कहाँ की गई है ऐसे पूछा जाए। ऋग्वेद में आपका जो सावित्री गायत्री मंत्र है, कौन सा मंत्र? अपना गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के रूप में छंद की सबसे पहले चर्चा की गई है। अब गायत्री मंत्र कौन सा होता है? तो देखिए, ओम भू भुर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र है। और यही मंत्र अपना सबसे पहले छंद के रूप में चर्चित माना जाता है। अब पूछा जाए कि भैया इस मंत्र का और छंद का क्या अर्थ है? कुछ किंवदंतियां हैं और किंवदंतियों के अनुसार बताता हूं। कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ये भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गाया गया था। ऋषि मुनियों द्वारा भगवान सूर्य की जो स्तुति है, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए इसको उच्चारित किया गया था। कौन को? गायत्री मंत्र को। ठीक है। तो याद रहे, तो इससे प्रसन्न कैसे किया गया? भगवान सूर्य को। इसलिए इसका अर्थ हुआ क्या? आह्लादित करना। ठीक है। अब एक किंवदंती ऐसी भी है, कहा जाता है जब कर्मकांड अत्यधिक हावी हो गया था, तो उस समय जो आत्माएं थी, उन आत्माओं से रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने
ब्राह्मणों ने इस मंत्र का उच्चारण किया और इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को रक्षित कर लिया, उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तो एक अर्थ इसका होता है क्या, ढकना। तो दोनों अर्थ निकल गए किसके, छंद के। भाई छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला हमें, ऋग्वेद में मिला। और ऋग्वेद में किसके रूप में मिला, गायत्री मंत्र के रूप में मिला। और गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये गाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सबसे पहले चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अब छंद के बारे में और जानते हैं, है कि नहीं। पूछा जाए छंद के थोड़ी से इतिहास में चलते हैं, ये तो ढकना हो गया। अब पूछा जाए कि ये जो छंद है ये सबसे पहले भैया इसको लिखा कौन ने है, इसके थोड़े से इतिहास में अपन चलती हैं, फिर इसकी परिभाषाओं को अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो छंद है, छंद को हम लोग पिंगल भी कहते हैं। जो छंद है, छंद को क्या कहते हैं, पिंगल भी कहा जाता है। अब छंद को पिंगल क्यों कहते हैं, छंद को पिंगल कहा जाता है, ऐसे पूछा जाए कि छंद को पिंगल क्यों कहा जाता है भैया, तो इसको कहने का एक कारण है। पिंगल नाम के ऋषि थे, कौन थे, पिंगल नाम के एक ऋषि थे, मुनि थे। और पिंगल ऋषि ने ही सर्वप्रथम छंदा सूत्रम नामक एक ग्रंथ लिखा था। छंदा सूत्रम नामक एक क्या लिखा था, ग्रंथ। तो एग्जाम में पूछा जाता है छंदा सूत्रम किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी रचना है, महर्षि पिंगल की। अब छंदा सूत्रम ग्रंथ लिखा, इसमें क्या है, इसमें छंद के बारे में वर्णन है, छंद का विवरण दिया गया है कि छंद क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने चरण होते हैं, इसमें क्या क्या अंग होते हैं, है कि नहीं, किस प्रकार से छंद रचना लिखी जाती है। तो ये सभी चीजों का वर्णन छंदा सूत्रम में लिखा गया। ये जो छंदा सूत्रम ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, महर्षि पिंगल। तो इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, छंद शास्त्र का नाम देते हैं। और इसी छंद शास्त्र का एक नाम बनाते हैं हम लोग क्या, पिंगल शास्त्र, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को हम क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, छंद से संबंधित पहला ग्रंथ कौन सा है, छंद सूत्रम या फिर आपका छंद शास्त्र, ये कह सकते हैं। और इसी को कह सकते हैं पिंगल शास्त्र, क्यों, क्योंकि महर्षि पिंगल ने इनकी रचना की है। क्लियर। और अब यहाँ पर पिंगल शास्त्र को तो शास्त्र कह ही रहे हैं, छंद को क्या कह रहे हैं हम लोग, पिंगल, अर्थात छंद का दूसरा नाम क्या है अपना, पिंगल है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, पिंगल ऋषि के बारे में, कि महर्षि पिंगल कौन थे। महर्षि पिंगल, देखिए आपने संस्कृत में व्याकरण में आपने महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, महर्षि पाणिनि। तो पाणिनि के लघु भ्राता थे भैया, पाणिनि के लघु भ्राता थे कौन, अपने पिंगल। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो पाणिनि थे, पाणिनि के छोटे भाई कौन थे, महर्षि पिंगल थे। अब दोनों भाई भैया बहुत ही दमदार थे। क्यों दमदार कहेंगे अपन इनको, क्योंकि पाणिनि जो थे इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने व्याकरण लिखा है। और उसका नाम है क्या, अष्टाध्यायी, आपको पता है। एक भाई ने जो व्याकरण है, व्याकरण किसका होता है, गद्य का होता है। और पद्य जो रचना जो होती है वो अपनी किसकी होती है, छंद में होती है। ठीक है, तो एक भाई ने गद्य संभाल लिया, एक भाई ने क्या संभाल लिया, पद्य संभाल लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, तो छंद शास्त्र के रचयिता आपको पता चल गया है, महर्षि पिंगल है। अब आगे समझिए, देखिए एक प्रश्न और है। अब पूछा जाए कि भैया ये जो छंद है, छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि छंद किसे कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है छंद प्रभाकर। एक ग्रंथ का नाम क्या है, छंद प्रभाकर। और इस छंद प्रभाकर में छंद को परिभाषित किया गया है, कैसे किया गया है वो समझ लीजिए।
देखिए इसमें लिखा गया है कि मत वर्ण गति यति नियम अंत समता अंध जापद रचना में मिले भानु भनत सोई छंद। चलो मैं बोर्ड पे लिखूंगा और फिर अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मत वर्ण गति यति नियम अंत समता अंत। नियम अंत समता अंत जापद रचना में मिले भानु वनत सोई छंद। देखिए तो छंद प्रभाकर नाम का ग्रंथ है और उस ग्रंथ में छंद को किस तरीके से परिभाषित किया गया है ये आपके सामने है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको पढ़ के बताता हूं, आप लोग इसको मेरे साथ पढ़िए, देखो कैसे पढ़ते से। ठीक है, पढ़िए कि मत वर्ण गति यति नियम अंत समता अंश और जा पद रचना में मिले भानु भनत सुई छंद। इस तरीके से पूरे लय के साथ इसे गाया जाता है। याद रहे छंद को सदैव लय के साथ में इसे गाया जाता है। तो मत वर्ण गति यति नियम और अंत समता अंत जा पद रचना में मिले भानु वनत सोई छंद। ठीक है, तो इस तरीके से आपने छंद को छंद प्रभाकर नामक ग्रंथ में इसको परिभाषित किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं वो कि मत वर्ण मतलब अपने जो विचार, मन में जो भी विचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी चीज, गति यति नियम अंत समता अंत, गति अपने विचारों को गति के साथ विराम के साथ और जो भी छंद शास्त्र के नियम है उन नियमों के साथ बांध करके और अंत समता अंत और अंत में समानता वाले अक्षर के साथ तुक मिला करके बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। और जा पद रचना में मिले, और ऐसे शब्द जो अपन छंद में लिखेंगे उन शब्दों को इसमें रखेंगे तो जापद रचना में मिले भानु बनत सोई छंद। भानु बनत सोई छंद वह सूर्य के प्रकाश समान आपका छंद कहलाता है। तो देखिए एक तो ये परिभाषा है और समझिए। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल ने छंद को किस तरीके से परिभाषित किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छंद वास्तव में बंधी हुई, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां कि छंद वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न ढांचों का योग है। भिन्न ढांचों का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है, जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। देखिए ये परिभाषा दी है कौन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो छंद है वास्तव में बंधी हुई, छंद शब्द का अर्थ ही बंधी हुई है, तो छंद जो है वास्तव में बंधी हुई लय के विभिन्न ढांचों का योग होता है।
मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी पंक्ति आपके सामने आएगी उसको निश्चित तौर पर किसी न किसी लय में गाया जा सकता है। जैसे दोहा है तो दोहा को हम एक अलग लय में गाते हैं, चौपाई को अलग लय में गाते हैं, सौरठा को अलग लय में गाते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रहे छंद वास्तव में बंधी हुई लय के विभिन्न ढांचों का योग है और जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। मतलब इसमें जो है पदों की संख्या, इसमें जो है अक्षरों की या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि छंद वास्तव में क्या है, बंधी हुई लय के विभिन्न ढांचों का योग है जो एक निर्दिष्ट लंबाई में होता है, ये उन्होंने कहा है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको छंद वास्तव में है क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए एक परिभाषा तो ये हो गई, अब एक परिभाषा ये भी बनती है, क्या बनती है कि भैया छंद किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा में सामान्यता जो आपके साथ चलती है उसके बारे में बताता हूं। वो परिभाषा ये बनती है, क्या बनती है कि अक्षरों की संख्या, ऐसे अक्षरों की संख्या, ठीक है, एवं क्रम, एवं क्रम, मात्रा गणना, मात्रा गणना तथा यति, तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद कहलाती है। देखिए एक सामान्य परिभाषा ये भी हो गई, कौन सी वाली हो गई है, समझिए कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम। जो छंद है, छंद में वास्तव में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें उपयोगी होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि अक्षरों की संख्या एवं उनका क्रम, दूसरा मात्राओं की गणना, तीसरा यति और गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित मतलब विशिष्ट नियमों से बंधी हुई पद्य रचना। कैसी रचना, पद्य, ध्यान रहे गद्य रचना में छंद नहीं होता, पद्य रचना में होता है, तो पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, अब पूछा जाए कि छंद के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो अक्षरों की संख्या चाहिए, उसमें एक निश्चित संख्या में होती है अक्षर और उनका एक निश्चित क्रम भी होता है, मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है, यति मतलब ब्राह्म, जिसे हम एक लय के साथ रुक करके पढ़े, है कि नहीं, और जो विशिष्ट नियमों से बंधी हुई रचना है, पद्य रचना है, वो आपकी क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए एक और प्रश्न बनता है, एक और परिभाषा सुन लो, सभी परिभाषा सुनो, फुल डीपली पढ़ो, आप आनंद लो उसका। देखिए एक और कहा जा रहा है, पूछा जाए कि छंद क्या है, तो सामान्य तौर पे आप कहेंगे कि छंद वह सुंदर आवरण है, ऐसे कहेंगे हम कि छंद वह सुंदर आवरण है, आवरण है जो कविता कामनी की सुंदरता में, जो कविता कामनी की सुंदरता में, सुंदरता में चार चांद लगा देता है। क्या लगा देता है, चार चांद लगा देता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि छंद क्या है, तो भैया छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामनी की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, ये आपका छंद है। कितनी अच्छी बात कही गई है। और समझ लीजिए छंद क्या है, देखिए और बताता हूं मैं कि छंद किसे कहा जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि पद्यबद्ध रचना ही छंद है, ऐसे लिख दूं कि पद्यबद्ध रचना ही छंद है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए
पद्यबद्ध रचना ही क्या है? छंद। अब पद्य किसे कहते हैं? तो छंदबद्ध रचना को पद्य कहते हैं। पद्य और छंद एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमेशा याद रखो। पद्य और छंद हमेशा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। छंद से बनी हुई रचना अगर आप 4-6 छंदों को मिलकर लिख दें तो वो पद्य कहलाती है। और पद्य जिसमें बंधी हुई होता है, पद्य रचना जो है जिसमें बंधी हुई होती है, वो आपकी छंद कहलाती है। तो क्या परिभाषा बन गई कि पद्यबद्ध रचना छंद कहलाती है, और यही बन गई कि छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। तो पद्य की परिभाषा हुई और किसकी परिभाषा हुई? अपनी छंद की भी परिभाषा हो गई है। तो अब तो आपको समझ में आया होगा कि छंद कितना इंपॉर्टेंट और छंद किसे कहते हैं। तो आप बता दीजिए कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रश्न आता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छंद से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पूछा जाए सबसे पहले कि जो छंद है, छंद में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छंद के या विशेषताएं कह सकते हैं हम छंद की, या छंद का महत्व समझ सकते हैं कि छंद का महत्व क्या है और इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में समझिए। देखिए, छंद जो है अपना, ये क्या है इसके बारे में देखिए। छंद भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्टता और तीव्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। पहली बात क्या कह रहे हैं हम कि छंद जो होती हैं वो भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्टता और तीव्रतर रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए, इसके महत्व आप इस लाइन से समझिए कि छंद जो है वो व्यक्ति के भावों अथवा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, और छंद के माध्यम से व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो जल्दी से आपको समझ में आ जाती हैं, तीव्रतर रूप में और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है। ठीक है, वो सीधे सीधे आपसे कह देता है छंद के माध्यम से। दूसरा, छंद जो होता है, छंद में और क्या होता है, देखिए, छंद भावों को बिखेरने से रोकते हैं, उनमें एक समता स्थापित करते हैं। छंद जो है वो भावों को बिखेरने से रोकते हैं, उनमें एकता स्थापित करते हैं, उनमें एकता स्थापित करते हैं। देखिए, भावों को बिखेरने से रोकने का काम कौन करते हैं? छंद। भाई सीधी बात है, जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग लगातार एक ही प्रसंग चलता रहेगा, आप प्रसंग नहीं बदलेंगे, है कि नहीं? किसके द्वारा? छंद के द्वारा। सामान्यतः हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत कहीं और की करते हैं टॉपिक में, और पहुंच कहीं और जाती है। ऐसा नहीं है, छंद के अंदर ऐसा नहीं है। छंद में आप जिस विचार पर चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव पर चर्चा कर रहे हैं, वो भाव वो विचार सदैव चलता रहता है कि नहीं? इसीलिए आपने देखा हुआ जितने भी महाकाव्य होते हैं या जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सभी छंदबद्ध हैं, छंद में लिखे गए हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसमें एक भाव स्थापित कर दिया जाता है और वो भाव लगातार चलता रहता है। छंद से देखिए, तीसरा, छंद जो है, छंद से कविता में, किसमें? कविता में रमणीयता आती है, रमणीयता आती है, सजीवता आती है, सजीवता और सौंदर्य तथा प्रभाव की प्रतिष्ठा होती है, तथा प्रभाव की प्रतिष्ठा होती है। देखिए, छंद से क्या होता है? कविता कामनी में चार चांद लगाने का काम कौन करता है? छंद करता है। अब समझिए कि छंद से क्या होता है। तो छंद से कविता में रमणीयता आती है। रमणीयता जानते हो? रमणीयता मतलब जो मन को बहुत ही रुचिकर लगे, है कि नहीं? अच्छा लगता है। छंद से कविता में सजीवता आती है। सजीवता मतलब उसमें रस आ जाता है, उसमें सौंदर्य आ जाता है,
और छंद द्वारा जो बात कही जाती है उसमें प्रभाव आ जाता है। तो छंद से कविता में रमणीयता, सजीवता, सौंदर्य और प्रभाव, इन तीनों चीजों की प्रतिष्ठा होती है। किसके द्वारा भैया? छंद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब पूछा जाए कि छंद में और क्या क्या होता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। छंद से कविता कामनी में छंदबद्ध रचना अगर हो तो वो याद जल्दी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो चौथा पॉइंट अपन यही बना देंगे कि छंदबद्ध रचना, छंदबद्ध रचना शीघ्र याद होती है, शीघ्र याद होती है और चिरकाल तक स्मृति में बनी रहती है, और चिरकाल तक स्मृति में बनी रहती है। ये आपको याद रखना है। देखिए, छंदबद्ध रचना क्या होती है? जल्दी से याद हो जाती है। आप कोई भी छंद, कोई भी बात को ले लीजिए, आपको कई बहुत सारे दोहे चौपाइयां आपको याद है, तो छंदबद्ध रचना शीघ्र याद हो जाती है और चिरकाल तक अपने स्मृति में बनी रहती है, मतलब लंबे समय तक आपको याद रहती है। अब इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अपने वेद। आपके वेद और जो पुराण है, तो वेद और पुराण को किस में लिखा गया है? अपना छंद में लिखा गया है। और छंद में लिखा गया है तो कब लिखा गया था? आज से लगभग 1500 साल पहले, ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के समय में वेदों को लिखा गया। और वो ज्ञान आज तक ज्यों का त्यों अक्षुण्ण बना हुआ है, मतलब वो किसी प्रकार से खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्राचीन काल में वेदों को लिखाया नहीं जाता था, बल्कि उनको याद कराया जाता था, कंठस्थ याद कराया जाता था। और एक बार याद हो गया तो फिर वो लोग भूलते नहीं थे। पहले लिखने का काम नहीं था, ध्यान रहे। पहले जो शिक्षा थी वो पूर्णतः रटने पर थी, याद करने पर थी, और बच्चों की स्मृति भी बहुत तेज हुआ करती थी, है कि नहीं? बच्चों को पूरे के पूरे वेद पुराण शास्त्र जो थे वो सब याद रहते थे, है कि नहीं? श्लोकबद्ध याद रहते थे। तो याद रहे कि छंदबद्ध रचना कैसी होती है? अपने शीघ्र याद हो जाती है और ये लंबे समय तक याद रहती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि अपना वेद, वैदिक काल का ज्ञान आज तक आपका छंदबद्ध होने के कारण से लोगों के पास है, अक्षुण्ण बना हुआ है, याद रहा है उनको। ठीक है, आगे सुनिए। हाँ भाई, माइक बंद कर दीजिए। पब संजय, साधना ओझा, साधना ओझा माइक बंद कर दीजिए। साधना ओझा, साधना ओझा माइक बंद कर दिया। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है और आगे समझिए और देखिए। तो ये तो छंद का महत्व हुआ। अब मैं आपको छंद से अन्य महत्वपूर्ण शब्द समझाता हूं। याद रखिए, आज जो पढ़ाया जा रहा है, जो एमपीएसआई या स्टेनो एसआई या एमपीपीएससी, इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अब एक दो चीजें और समझिए। एक पॉइंट है कि गद्य का नियामक, जो गद्य रचना होती है, गद्य का जो नियामक है वो नियामक कौन है, ऐसे पूछा जाता है। तो गद्य का नियामक होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। और पद्य का नियामक, पद्य का जो नियामक है उसे कहते हैं छंद शास्त्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अब इसका अर्थ क्या है? गद्य का नियामक व्याकरण है, तो पद्य का नियामक क्या है? छंद शास्त्र। मतलब गद्य को लिखने के लिए, गद्य जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए, वो गद्य है। जिसमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए, जिसमें लय, तुक, गति, यति, ये सब चीजें ना हो, वो आपकी गद्य रचना कहलाती है। एक तरीके से हम दैनिक जीवन में जो बातचीत करते हैं, वो बातचीत करना ही गद्य कहलाता है। और जब हम अपने विचारों को अपने छंद के माध्यम से बांध देते हैं, उनको लय,
गति, तुक, यति आदि नियमों में बांधकर गाते हैं, वो आपका पद्य कहलाता है। तो स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है। और छंदबद्ध रचना क्या कहलाती है? पद्य कहलाती है। अब गद्य को नियामक, नियामक का मतलब होता है कि गद्य को लिखने के नियम, गद्य को लिखने के जितने भी नियम है, उन नियमों के समूह को, उन नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्याकरण किसका नियामक है, गद्य का या पद्य का? तो किसका है? गद्य का। और जो पद्य रचना है, पद्य रचना को लिखने के जो नियम है कि पद्य को कैसे लिखा जाता है, उन सभी नियमों के समूह को कहा जाता है क्या? छंद शास्त्र। और इसी छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? महर्षि पिंगल। और व्याकरण के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और कि जो गद्य होता है, गद्य में शुष्कता रहती है, शुष्कता रहती है। जबकि अपन बात करें पद्य, पद्य जो है, पद्य में तरलता रहती है, तरलता रहती है। ये आपको याद रखना है। गद्य में शुष्कता रहती है, शुष्कता मतलब इसमें आनंद नहीं आता। याद रहे, बातचीत करते हैं सामान्यता तो ऐसे ही रहता है, लेकिन पद्य में तरलता रहती है। पद्य जो है अपना, याद रखिए, पद्य को या पद्य रचना को कह सकते हैं अपन पद्य या छंद रचना, पद्य अथवा छंद ऐसे रखें। छंद रचना जो है, रचना को हम क्या कर सकते हैं? हम छंद रचना जो है, छंद रचना को ये ऐसे लिख सकते हैं, छंद रचना में, छंद रचना में संगीतात्मकता, संगीतात्मकता मतलब इसे हम संगीत में पिरो सकते हैं, इसे हम गा सकते हैं, सुर ताल के साथ इसे गाया जा सकता है। तो पद्य या छंद रचना में संगीतात्मकता, गयात्मकता, गयात्मकता, गय आत्मकता है कि नहीं? होती है, होती है। इसे हम संगीत में बांध सकते हैं, इसे हम गा सकते हैं, इससे एक लय होती है, उसमें हम इसे पिरो सकते हैं। तो याद रखना है, गद्य में शुष्कता होती है और आपका जो पद्य है या छंद जो है उसमें तरलता होती है। और अपनी छंद रचना को हम संगीत में बांध सकते हैं, इसे हम गा सकते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है? अच्छा, अब प्रश्न आता है कि जो छंद है, छंद की परिभाषा हुई है, छंद क्या है इसके बारे में पढ़ लिया हमने, और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है ये हमने पढ़ लिया है। अब प्रश्न आता है कि छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग, इस पर प्रश्न चर्चा होगी। छंद के अंग, या ऐसे कह सकता हूं मैंने, इन्हें मैं छंदांग कह सकता हूं। छंद के अंग या छंदांग। तो छंदांग कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, इस पर चर्चा की जाए। तो देखिए, अपन यहां से लेते हैं छंद का सबसे पहले अंग। एक होता है इसका अंग, कौन सा? मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका अंग होता है संख्या एवं क्रम, संख्या एवं क्रम। तीसरा इसका अंग होता है लघु और गुरु, लघु और गुरु। चौथा इसका अंग होता है आपका गण। पांचवा इसका अंग होता है यति। एक होता है गति, एक होता है आपका पाद या चरण, और एक होता है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक होता है आपका अंत में, लास्ट में तुक। ये छंद के अंग हो गए, ठीक है? अब ये निश्चित नहीं है भैया, कुछ किताबों में छंद के अंग आपको 6 मिलेंगे, लेकिन अपन ने 8 पढ़ाए हैं आपको। तो छंदांग कितने हुए आपके? 8 हो गए। अब 8 कौन कौन से हो गए? देखिए, छंदांग कितने हुए आपके? 8। कौन कौन से? एक तो मात्रा और वर्ण। मेरे साथ बोलिए, सभी लोग जो क्लास ले रहे हैं वो मेरे साथ उच्चारित करिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? छंद के अंग कौन कौन से होती है, मतलब छंद की रचना में कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं। तो एक होता है मात्रा और वर्ण।
दूसरा होता है संख्या एवं क्रम, तीसरा होता है लघु और गुरु, चौथा होता है गण, पांचवा होता है यति, छठवां गति, सातवां पाद या चरण और आठवां होता है तुक। ये आठों चीजें मिल जाती हैं तब एक छंद बनता है। याद रखिए, जब ये आठों चीजें मिल जाती हैं तब जाकर के एक छंद का निर्माण होता है। ठीक है, मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मात्रा और वर्ण। तो यहां पर जो वर्ण है, वर्ण से मैं तात्पर्य ले रहा हूं। वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ है यहां पर अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या है? यहां पर अक्षर है। तो छंद में विधान है कि अक्षरों को गिना जाए, जो अक्षर हैं उन अक्षरों को गिना जाता है। अब अक्षर से तात्पर्य क्या है? अक्षर से तात्पर्य है यहां पर स्वर से। किससे? अपना स्वर। जितने भी अपने स्वर होते हैं उन स्वरों को छंद में गिना जाता है। ध्यान रहे, स्वरों को ही गिना जाता है छंद में, व्यंजनों को नहीं गिना जाता। अब ये मैं कह रहा हूं कि सर स्वरों को गिनना है, व्यंजनों को नहीं गिनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, ध्यान दें आप लोग। अगर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, इसके अलावा अपन कहें कि भैया अपन कहें आह, अपन कहें कि बड़ा आ, अपन कहें बड़ी ई, अपन कहूं बड़ा ऊ, तो ये जो अक्षर है इनको आप स्वर कहते हैं और इन्हीं को हम गिनते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है का, ध्यान दो सब लोग, क्या लिखा है पड़ोस से? का लिखा नहीं लिखा है, लेकिन का के अंदर क्या है? छोटा आ है ना भाई। का कैसे लिखते हैं? का धन आ मिलके तभी तो अपना का बना हुआ है। तो का के अंदर है छोटा। अगर आप लिखा का तो इसके अंदर क्या है? बड़ा आ। की, इसका मतलब इसमें छोटी है, इसमें क्या है? बड़ी है। इसमें क्या है? एक ही मात्रा है। इसमें किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। इसमें क्या है? विसर्ग है। इसमें क्या है? एक ही मात्रा है, आई की मात्रा है। तो वास्तव में व्यंजन में किसकी मात्रा है? स्वरों की मात्रा है कि नहीं है? तो याद रहे, यहां पर जो वर्ण है, वर्ण का साधक अर्थ क्या है? अक्षर। और अक्षर से तात्पर्य छंद शास्त्र में है किससे? स्वर से। किससे बताइए? स्वर से। तो स्वरों को गिना जाता है, ना कि व्यंजनों को। हलंत वाले अक्षर को कभी भी छंद में नहीं गिना जाता, ये याद रखना है। हलंत का मतलब क्या हुआ? हलंत वाले वर्ण। तो हलंत वर्ण जो होते हैं इन्हें नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता, ये आपको याद रखना है। जैसे अपना का कैसा है? आधा, नहीं गिनेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या लिखा हुआ है, क्या में कितने अक्षर हैं? तो केवल एक ही अक्षर है भैया, वो कौन सा है? अपना या। ये आपका अक्षर है। का आधा है, इसको नहीं गिनेंगे। मैं आपसे पूछूं, यहां पर मैंने पूछा, मान लीजिए कि भैया अपन ने लिखा छंद, कि छंद में कितने अक्षर हैं? तो दो अक्षर हैं, एक आपका छा और एक धा। मतलब पूरे पूरे जो अक्षर होंगे जिन पर मात्रा लगी होगी उनको गिना जाएगा, आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। ये आपको याद रखना है। छंद में कितने अक्षर हैं? दो। और क्या में कितना अक्षर है? एक। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा है मध्य प्रदेश, कि इसमें कितने अक्षर हैं? तो आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। तो एक तो गया मां, एक हो गया या, और एक हो गया इसमें रा, एक दा और एक सा। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच अक्षर है किसमें? आपके मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे पूछा जाए कि तक्षशिला लिखा है, इसमें कितने अक्षर हैं? तो भैया इसमें चार अक्षर हैं, एक ता, एक शा, एक सी और एक ला। कितने हैं? चार। गुरुकुलम लिखा है, गुरुकुलम में कितने अक्षर हैं? तो गुरुकुलम में एक, दो, तीन और चार। माना ही गिनेंगे, क्योंकि मां में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। हलंत वाले अक्षर या आधे अक्षर को हम कभी भी छंद में शामिल नहीं करते हैं। तो क्लियर? समझ आ गया? वर्ण का तात्पर्य यहां पर किससे है? अक्षर से। और अक्षर का मतलब स्वरों से। स्वरों से मतलब पूरे पूरे जो अक्षर हैं उनको गिना जाता है, आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है अपना क्या? वर्ण। अब प्रश्न आता है कि भैया मात्रा क्या है? मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब प्रश्न आ गया कि मात्रा क्या है। तो मात्रा के बारे में देखिए, मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा की परिभाषा है कि वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। इसको, जो वर्ण है, वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मतलब वर्णों के उच्चारण काल से तात्पर्य क्या है? जिस किसी भी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है
उसी समय को मात्रा कहा जाता है। किसी भी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, अब पूछा जाए कि इनका कोई चिन्ह होता है क्या? हाँ, मात्राओं का चिन्ह होता है। अपने जितने भी स्वर होते हैं उन स्वरों की मात्राएं होती हैं और सबके अपने चिन्ह होती हैं। कैसे होते हैं? जैसे आपका छोटा आ है तो छोटा आ है, एक बड़ा आ है, एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है, औ है, अम है, आहा है। हाँ, ये माइक बंद कर लो। सुनो, अब इनके चिन्ह। छोटा का तो कोई चिन्ह नहीं होता, याद है ना आपको? छोटा का कोई चिन्ह। बड़ा का ऐसे डंडा होता है, छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की नीचे मात्रा होती है, ए की एक मात्रा, आई की दो, ओ की, और ये औ की मात्रा होती है, ये एम की बिंदी होती है, विसर्ग होता है। होता नहीं होता? ये अपनी मात्राएं होती हैं, ये इनके मात्राओं के चिन्ह होती है। मतलब जो स्वर, ये तो आपके स्वर हो गए, अक्षर, और इन्हीं अक्षरों के प्रतीक चिन्ह के रूप में ये जो होते हैं इन्हें अपन कहते हैं क्या? मात्रा। अब प्रश्न आ गया, देखिए क्या प्रश्न आ गया उसके बारे में सुन लीजिए कि मात्रा किसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। तो इसी के आधार पर आपके छंद शास्त्र में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो पूछा जाए मात्रा के प्रकार, मात्रा के प्रकार, तो मात्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है अपनी लघु मात्रा और एक होती है अपनी गुरु मात्रा। ठीक है, कौन कौन सी होती है बताओ? एक लघु मात्रा और एक कौन सी होती है? अपनी गुरु मात्रा होती है। अब लघु मात्रा कौन कौन से वर्णों की होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लघु मात्रा जो है इसका चिन्ह होता है एक सीधी पाई। ये जो पाई है, इस पाई को सीधी पाई है, इसे लघु कहते हैं। इसका मतलब एक मात्रा है। और एक वक्र अक्षर होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इसे कहते हैं अपग्रह। इसे अपग्रह भी कहते हैं, इसे वक्र कहते हैं। तो ये जो चिन्ह होता है ये गुरु मात्रा का होता है और ये जो चिन्ह होता है वो लघु मात्रा का होता है। लघु मात्रा किसे कहती हैं? भाई ऐसा अक्षर जिसको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, अत्यंत कम समय लगे, उसकी लघु मात्रा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार अक्षर और एक आपकी चंद्रबिंदी, ये जो चंद्रबिंदी होती है इसे अपन ले लें। ये जो चार अक्षर हैं, इस चंद्रबिंदी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं ना, ये तो ये पांच अक्षर हुए। इन पंच अक्षरों की लघु मात्रा होती है। कभी भी किसी भी शब्द में ये पांचों अक्षर मिले तो समझ लीजिए कितनी मात्रा है उसकी? लघु मात्रा है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं, मैं आपसे क्या ले लूं मैं उदाहरण? जैसे मान लो यहां पर मैं लिखा यहां पर अमन। अब वो पूछेगा कि अमन में कितने अक्षर हैं? तो अक्षर कितने हैं भैया? एक दो तीन। तो इसमें अक्षर जो गए वो कितने हो गए? तीन। अब वो पूछे कि इसमें मात्रा कितनी है? तो देखो, एक तो छोटा की मात्रा कितनी होगी? लघु। माँ, माँ आधा है क्या? नहीं है। पूरा है? हाँ। इसमें बड़ा की मात्रा है क्या? नहीं है। माँ में कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटा की मात्रा है, तो इसकी कितनी होगी? लघु। ना में कोई मात्रा नहीं, मतलब क्या होगी? ये होगी। तो ये जो है मात्रा, मात्रा कितनी हुई इसमें? तीन। और तीनों कैसी हो गई? लघु मात्राएं हो गई। बात समझ में आ गई है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक लिखा है कि किबिथु, किबिथु लिखा हुआ है कि किबिथु में कितनी मात्रा है, वो आपसे पूछे अक्षर कितने हैं? तो अक्षर एक अक्षर, दो अक्षर और तीन अक्षर कितने हुए इसमें? तीन। और मात्राएं भी, काम में किसकी मात्रा है? छोटी की, मतलब एक। इसमें भी एक और इसमें भी कितनी? एक। तो मात्राएं भी कितनी हो गई अपनी? तीन मात्राएं हो गई। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए, तो लघु मात्रा किस किसकी होती है? आ की, ई की, ऊ की, री की और किसकी? अंक की। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब है गुरु। गुरु मात्रा किसे कहती है? भाई लघु की परिभाषा क्या बताई थी हमने आपको कि ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में अत्यंत कम समय लगे उसकी लघु मात्रा होती है। अब गुरु मात्रा किसकी होती है? ऐसे अक्षर जिनको बोलने में लघु से दोगुना समय लगे, ऐसे अक्षर जिनको उच्चारण करने में लघु से दोगुना समय लगे उसे गुरु कहते हैं। और गुरु मात्रा का चिन्ह होता है ये आपका गुरु मात्रा का चिन्ह है। ठीक है। अब गुरु मात्रा किसकी होती है? अब देखो,
अपन पढ़े कि आ ई उ री अंग, ये तो जल्दी उच्चारित हो गए। अब समय किसमें लगता है? समय लगता है, इसको बता दूं मैं, यहां देखिए समय किसमें लगता है, तो समय लगता है किसमें? गुरु मात्रा, यहां समझ लेंगे। समय लगता है आ ई उ ए ऐ ओ आओ, ये जो अक्षर है, इसके अलावा इसके अलावा आ, ये जो अक्षर है इनकी मात्रा गुरु होती है। आपको याद रखना है, बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, ए की, आई की, ओ की, औ की, अम की और आहा। देखो चंद्रबिंदी की लघु मात्रा है और बगैर चंद्रबिंदी की क्या है? गुरु मात्रा है। ये आपको याद रखना है। इनको बोलने में दोगुना समय लगता है, इसलिए इनकी मात्रा कैसे होती है? गुरु होती है। ठीक है, चलिए जैसे अब कैसे होती है एक उदाहरण आपको समझाया जाता है। ठीक है, अपन ऐसे उदाहरण समझेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, क्या समझाऊंगा मैं आपको। जैसे देखिए आपने पास लिखा है, आप बताएंगे कक्का, इसमें सब आ जाएंगे अपनी, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कमका, कंग, उक्री। अब देखिए इनमें मात्रा लगाते हैं अपन। चलो बताओ, पहले मुझे बताओ लघु मात्रा किसकी होगी? ठीक है, तो लघु मात्रा चुनते हैं। तो का, इसकी कैसी होगी? लघु मात्रा। क्यों? क्योंकि छोटा है। अब लघु मात्रा 5 अक्षरों में होती है, आ ई उ री और अंग की। दूसरा किसकी होगी? इसकी होगी लघु मात्रा। तीसरा इसकी होगी, चौथा इसकी होगी और पांचवा इसकी। इनकी लघु मात्राएं होती हैं। समझ में आ गया ना सबको? अब पूछा जाए कि गुरु मात्रा, अब गुरु मात्रा कौन कौन की है वो देख लो आप। तो गुरु मात्रा इसकी हो जाएगी, बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंक की, बिंदी की और बिसर की। इनकी क्या हो जाएंगी? गुरु मात्राएं हो जाएंगी। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए अपने पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अपन को ले लें, अपने पास लिखा है जैसे आंचल। अब देखिए आंचल लिखा है कि आंचल में कितनी मात्रा है? अब देखो, अब आप कहेंगे कि सर ये बड़ा आ है और इस पर चंद्रबिंदी लगी है, तो इसकी क्या मात्रा मानी जाए? भाई अगर छोटा अक्षर है और उस पर चंद्रबिंदी लग रही है तो उसकी एक मात्रा मानी जाएगी। अगर पहले से ही वो बड़ा आ है तो उसकी तो गुरु मानी जाएगी ना, तो इसकी गुरु मात्रा हुई। चा में कोई मात्रा नहीं है मतलब लघु, ला में कोई मात्रा मतलब लघु। तो आंचल में कितनी मात्राएं? 4 मात्राएं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिखा कि पंचम, पंचम में कितनी मात्रा है? अब बताओ। तो पंचम में देखो, पाप है क्या? अपनी सिंगल बिंदी है, अम की बिंदी, तो अम की बिंदी तो गुरु होती है, गुरु हो गया। इसमें लघु और इसमें लघु, इसमें कितनी मात्रा हो गई? 4 हो गई। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास लिखा है क्यारी, क्या लिखा है अपने पास? क्यारी। अब क्यारी में कितनी मात्रा है? देखो का कैसा है? आधा, तो आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती, ये आपको याद रखना है। आधे अक्षर की मात्रा नहीं होती है तो का की मात्रा नहीं होगी, या की मात्रा होगी। या में गुरु बड़ा की मात्रा है, रा में बड़ी की मात्रा है तो गुरु, तो क्यारी की गुरु मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो गुरु मात्रा के नियम, एक तो क्या नियम बन गया इसका कि आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, इनकी क्या मात्रा होगी? गुरु मात्रा होगी। और एक और नियम इसका है जो सामान्यता चलता है, उसको और समझ लीजिए। एक नियम और क्या है कि संयुक्त अक्षर से पहले, संयुक्त अक्षर से पहले यदि कोई ह्रस्व अक्षर है तो उसको भी गुरु मान लिया जाता है। यहां लिख देते हैं अपन कि संयुक्त अक्षर से पहले ह्रस्व अक्षर को गुरु मान लिया जाता है। अब ये नियम और समझ लीजिए।
कि संयुक्त अक्षर से पहले जो ह्रस्व अक्षर होगा उसे गुरु मान लिया जाता है। कैसे मान लिया जाता है भैया, इसको देखो, यह मिटा देता हूं मैं, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए नियम क्या है कि संयुक्त अक्षर से पहले, पहले तो संयुक्त अक्षर का मतलब समझ लो। संयुक्त अक्षर का मतलब है कि कोई भी ऐसा शब्द जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो, दो वर्णों से मिलकर बना हो। संयुक्त मतलब वही होता ना, एक आधा हो और एक पूरा हो, वो संयुक्त कहलाता है। एक आधा और एक पूरा, तो आधे अक्षर की मात्रा तो होती नहीं है ना, लेकिन नियम यह है कि कोई शब्द हो, समझना, और उस शब्द में यदि कोई आधा अक्षर है तो आधे अक्षर से पहले अपन देखेंगे। अगर यहां पर कोई अक्षर आपका लघु अक्षर है, लघु मतलब ह्रस्व मतलब छोटा अक्षर है, तो उसे गुरु मान लेंगे। क्या मानेंगे उसे? गुरु। जैसे आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। अपने पास लिखा है छंद। क्या लिखा है, पढ़ो, छंद लिखा है। अब सामान्यतः बच्चा क्या करेगा, इसमें कितनी मात्रा है, कोई उससे पूछेंगे कि बेटा इसमें कितने अक्षर हैं, तो बता देगा दो अक्षर हैं, एक छा और एक दा, क्योंकि आधे अक्षर को तो हम गिनते ही नहीं है। मात्रा कितनी है, छा में कोई मात्रा है नहीं है, मतलब छोटा है ना, तो एक हो जाएगी, और दा में एक हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं। सही क्या है वो समझिए। देखिए इसमें छा में अभी कितनी मात्रा है, एक है कि नहीं है, लेकिन छा के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, एक आधा अक्षर मिल गया। आधा अक्षर क्या, ना। और हमने नियम पढ़ा है, ये हमेशा याद रखो कि आधा अक्षर हो, इसी ना और दा को संयुक्त अक्षर कहते हैं और इसी को आधा अक्षर कहते हैं। तो इससे पहले जो अक्षर वो देखो कैसा है, लघु है, तो इसे गुरु मान लेते हैं। इसे क्या माना जाता है, हमेशा गुरु। आधे अक्षर से पहले यदि लघु है तो गुरु मान लेंगे, और अगर गुरु है तो गुरु ही रहेगा, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो छा की यहां पर मात्रा कितनी मानी जाएगी, ये मानी जाएगी। अब देखो ना की मात्रा है नहीं है, दा कैसा है, छोटा है, तो दा की मात्रा हो जाएगी लघु। तो छंद में कितनी मात्राएं हुई, तीन मात्राएं हुई, ये आपको याद रखना है। चलो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं एक बार और समझाता हूं। देखो अपने पास लिखा है तत्व। देखो क्या लिखा है अपने पास, तत्व लिखा है। तो इसमें कितने अक्षर हैं, अक्षर है इसमें दो, एक तो ये वाला पूरा अक्षर है और एक ये, दो अक्षर है। अब दोनों कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, लघु लघु हैं, तो दोनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक एक एक। लेकिन नहीं, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो लघु अक्षर है इसके जस्ट बाद क्या गया, ता। ता कैसा है, आधा। तो मैंने नियम क्या पढ़ा है कि यदि कोई आधा अक्षर है और उससे पहले कोई लघु अक्षर है, छोटा है, तो उसको गुरु मानो। तो ता का क्या हो जाएगा यहाँ, गुरु। ता आधा है, कोई मात्रा नहीं होगी, और बा का क्या हो जाएगा, लघु। तो इसमें भी कितनी मात्राएं, तीन मात्राएं हो जाती है। चलो मैं और समझाता हूं। देखो बोर्ड पर देखो सब लोग, सही बच्चे, अपने पास लिखा है कक्षा। ये देखो क्या लिखा है अपने पास, कक्षा। पूछा जाए कि कक्षा में कितनी मात्रा है कि नहीं, तो बताओ कितनी मात्रा है। अच्छा जो बच्चे लाइव हैं वो लाइव वाले बच्चे बताएंगे कितने बच्चे हैं। हाँ सही बच्चे बताओ कि जो कक्षा लिखा हुआ है, कक्षा में कितनी मात्रा है और कितने अक्षर है। जिसको भी आ रहा हो जल्दी बताएं माइक चालू करके। कक्षा में कितनी अक्षर है और कितनी मात्रा है, जल्दी बताओ। दो अक्षर और एक मात्रा, गलत। गलत जवाब है साहब। और बताइए जिसको भी आ रहा हो। दो अक्षर और चार मात्राएं, वेरी गुड संजय, बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं समझाता हूं, देखो कैसे। ये जो छा बना हुआ है, ये छा कैसे बना हुआ है आपको पता होना चाहिए। छा जो है एक संयुक्त अक्षर है। छा किससे मिलकर बनता है, आधे का से और सा से मिलकर बनता है छा। बनता नहीं बनता। अगर अपन इस पूरे शब्द का खंड करें तो खंड क्या हुआ, देखो का तो का रहेगा, ऐसे ले लें अपन, कर लें। और जो छा है ये आधे का और सा से मिलकर बना है, ये इसका खंड हो गया। ठीक है, कक्षा, कक्षा होता है। अब इसमें मात्राएं गिन लो। तो का की कितनी मात्रा होगी, एक होगी। इसकी अब एक क्यों होगी,
देखिए एक है अभी क्योंकि छोटा है, लेकिन इसके बाद क्या गया का कैसा है आधा। तो मैंने अब यही बताया है कि यदि आधा अक्षर हो और उससे पहले यदि कोई पूरा अक्षर है तो उसे गुरु अपन गुरु मानेंगे। तो ये हो गया गुरु। और सा इसमें बड़ा की मात्रा है ही तो 4 हो गई। तो का यहां पर गुरु है और क्षा अपना क्या है गुरु। क्लियर। तो पूछा जाए कक्षा में कितनी मात्राएं हैं तो बताओ कितनी मात्राएं हैं 4। और अक्षर कितने इसमें 2 अक्षर हैं। आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे, एक तो का है और एक कौन सा है सा। एक का और एक सा 2 अक्षर। चलो एक दो शब्द और ले रहे हैं अपन ऐसे ही ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए देखिए मेरे पास लिखा है अज्ञान। बताओ इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं। जल्दी जल्दी बताओ जो लाइव है बच्चे वो बताएं अक्षर में अज्ञान में सॉरी अज्ञान में कितनी अक्षर और कितनी मात्राएं हैं। जल्दी बताइए बताइए बेटा। नहीं आया समझ में। 3 अक्षर और 5 मात्राएं। वेरी गुड संजय बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा और किसी को आ रहा है समझ में। बताइए नहीं आया। चलो मैं समझाता हूं। देखो अज्ञान पहले तो ये समझ लो कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं इनके बारे में समझ लीजिए। देखो एक होता है आपका छा, एक होता है आपका त्रा, एक होता है आपका ज्ञा और एक होता है आपका स्रा, एक होता है आपका द्या। ये आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। वैसे 4 माने हैं लेकिन संयुक्त अक्षर की परिभाषा क्या है। कोई भी ऐसा अक्षर जो 2 अक्षरों से मिलकर बना हो संयुक्त अक्षर कहलाता है। देखो छा किससे मिलकर बनता होता है आधे का से और सा से मिलकर बना होता है ये वाले सा से। ठीक है त्रा आधे ता से और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञ आधा जा और या से मिलकर बना होता है। स्रा आधा सा और रा से मिलकर बना होता है। और द्या आधा दा और या से मिलके बना होता है। तो इनमें जो पहले अक्षर हैं वो तो आधे आधे होते हैं और पीछे वाले अक्षर पूरे होते हैं। अगर मान लो ऐसे आ जाए अगर से अज्ञान आ गया तो अज्ञान में अगर अपन देखें कितने अक्षर हैं तो एक तो आ हो गया, एक हुआ इसमें ज्या ये वाला या क्योंकि पहले क्या आएगा ज्ञा में जा आएगा तो जा तो आधा है। ठीक है तो एक ये और एक ये कितने अक्षर हो गए अज्ञान में 3 अक्षर है। अब मात्राएं गिने तो देखो ज्ञा कैसा है संयुक्त अक्षर है मतलब इसमें जो बना है वो जा आपका आधा है तो आधे अक्षर से पहले क्या गया छोटा तो छोटा लघु है इसको गुरु माना जाएगा गुरु हो गया। अब ज्ञा में किसकी मात्रा है बड़ा की मात्रा तो ये भी आपका गुरु है और ना कैसा है लघु। मात्रा कितनी हो गई 5 और अक्षर कितने हो गए 3। चलो और समझो और ध्यान दो देखिए अपने पास लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बोर्ड पर देखो अक्षर लिखा है। बताओ अक्षर लिखा है इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं जल्दी बताओ। अक्षर में कितने अक्षर और कितनी मात्रा हैं बताइए बता दीजिए जल्दी। अक्षर में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं किसी को नहीं आ रहा समझ में। 3 अक्षर 4 मात्राएं बिल्कुल सही है। एक तो आ एक का और एक रा 3 अक्षर हो गए मात्राएं इसको गुरु मानेंगे और ये लघु और ये लघु कितने हो गए 4 मात्राएं। वेरी गुड। चलिए एक शब्द लिखा है मेरे पास वो लिखा है मात्रा। अब मात्रा में देखो ये तो पहले से ही गुरु है इसमें लघु है लेकिन गुरु पहले से ही तो गुरु रहेगा और ये गुरु 2 अक्षर और 2 मात्राएं होती है। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा है छंद के विषय में और छंद में हमने पढ़ा कि छंद के अंग
पढ़ ली हमने, जिसमें हमने मात्रा और वर्ण को चर्चा में लिया है। ठीक है, कल आपकी इसी समय क्लास होगी और उसमें हम इसकी संख्या, क्रम, लघु, गुरु, गण, यति, गति, पाद, चरण, तुक, इन सबको पढ़ेंगे और छंद को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमने छंद के विषय में जाना कि छंद किसे कहते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, छंद की परिभाषा क्या है, ये सब चीजें हमने, और छंद का महत्व क्या है, इनके बारे में जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। शेष में आपको हिंदी क्लास कर लेंगे हम सुबह 7 बजे। ठीक है, सभी लोग लाइव हो ज्यादा से ज्यादा। और अभी अब 9 बजे, हाँ 9 बजे आपकी क्लास रहेगी किसकी, एमपी जीके की। तो सभी लोग 9 बजे लाइव आए। ठीक है, नमस्कार, क्लास छोड़ दीजिए।